नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज बातचीत करेंगे उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों से आखिरकार कितना खतरा है या कितनी परेशानी है, इसे समझने की कोशिश हम करेंगे। उत्तराखंड में कुल 13 ग्लेशियर झीलें हैं। कई बार ग्लेशियर के टूटने या पिघलने से नदियों में पानी का लेवल बढ़ जाता है और ऐसे में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। लेकिन अब ऐसी तैयारी की जा रही है जिसके बाद बाढ़ आने से पहले ही पता चल जाएगा कि क्या और कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए उत्तराखंड की ग्लेशियर झीलों में सेंसर लगाने की तैयारी की जा रही है। इनमें 5 झीलों को फिलहाल मार्क किया गया है जिनमें सेंसर लगाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कुछ झीलों के बारे में स्टडी करने का फैसला भी किया गया है। इनमें वो झीलें शामिल हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से यह फैसला लिया गया है। 5 झीलों के अलावा गंगोत्री से आगे केदारताल झील की भी स्टडी करने का फैसला लिया गया है। पिछले साल राज्य के चमोली जिले की वसुंधरा ताल की स्टडी की गई थी। जिन ग्लेशियर झीलों में सेंसर लगाने का फैसला लिया गया है उनके लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 30 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। सेंसर को लगाने की योजना झीलों में समय समय पर होने वाले बदलाव का पता लगाने के लिए बनाई गई है, जिससे कि कुछ भी बदलाव होने से पहले ही सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए जा सकें। तेज बारिश और बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे उनकी संरचना कमजोर हो जाती है और वे टूटने लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अत्यधिक वर्षा होने पर बर्फ खिसकती है और अपने आकार में बदलाव लाती है, जो अंततः ग्लेशियर के टूटने का कारण बनती है। ग्लेशियर के पास बड़े निर्माण कार्य जैसे कि सुरंगें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और खनन कार्य उनकी स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी एक अहम वजह है। बढ़ता तापमान ग्लेशियर्स को अस्थिर बना रहा है, जिससे उनका आकार सिकुड़ रहा है और वे तेजी से टूट रहे हैं। इसके अलावा धरती के अंदर होने वाली भूकंपीय गतिविधियां और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल भी ग्लेशियरों की स्थिरता को प्रभावित कर रही है। सवाल है कि ग्लेशियर कितने सुरक्षित हैं? क्या सरकार की पहल काफी है? क्या पहाड़ों के दोहन से ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? सुरंगें और खनन पर लगाम कैसे लगेगी? सरकार के पास क्या प्लान है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो ग्लेशियर के खतरे से तो धामी सरकार अब बता रही है कि वह सतर्क है और उसमें सेंसर लगाने की योजना भी बनाई जा रही है। लेकिन क्या जो इसके मूल कारण है उनसे निपटने की जरूरत नहीं है, जो इन ग्लेशियर्स को अत्यधिक संवेदनशील बनाते जा रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर है, हालांकि उसके अलावा जो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई, जैसे कि सुरंग का निर्माण हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो, खनन का कार्य हो, वो भी तो उनकी स्थिरता को नुकसान पहुंचा ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अपनी जगह है। तो क्या इन तमाम चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर सेंसर लगा देने से सारा मसला ही सुलझ जाएगा? ये अपने आप में सोचने और विचारने के लिए इस पर काफ़ी ज़रूरत है। हालांकि सरकार ने अपने तरफ से एक पहल की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट निकल कर सामने क्या आता है। और जिन ग्लेशियर झीलों की हम बात कर रहे हैं, संख्या के लिहाज से वह 13 उनकी संख्या है उत्तराखंड में ही। और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी का लेवल स्वाभाविक तौर पर वह बढ़ जाता है और उसके चलते बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। लेकिन क्या सेंसर लगाने की जो बात की जा रही है उससे पहले ही पता चल जाएगा इफेक्टिवली कि भाई कितना पानी बढ़ने वाला है, कब से ग्लेशियर टूटेगा? ये सब तमाम चीज़ें फिलहाल शोध का विषय हैं, लेकिन पहल के हिसाब से सरकार बात कर रही है और इसी के ऊपर अभी से बहस भी शुरू हो चुकी है। हालांकि पिछले साल यदि राज्य के चमोली ज़िले की ही बात करें तो वहाँ पर वसुंधरा ताल है, उसकी स्टडी करने का फैसला लिया गया था और किया भी गया था। अब जिन झीलों में सेंसर लगाने का फैसला लिया गया है उसके एस्टीमेट की भी बात की जाए तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को
आपदा प्रबंधन विभाग ने एस्टीमेट भेजा है, 30 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। हालांकि कुछ बदलाव होने से पहले सुरक्षा के मद्देनज़र भी कदम उठाने होंगे, और ऐसे में तापमान तो खैर अपनी जगह बढ़ ही रहा है, लेकिन यह सेंसर कितना इफेक्टिव होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो झीलों के बारे में स्टडी करने का फैसला लगातार लिया ही गया है और स्टडी की भी जा रही है। 5 झीलों के अलावा गंगोत्री से आगे केदारताल झील की भी स्टडी करने का फैसला लिया गया है, और ऐसे में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इफेक्टिवनेस क्या कुछ होगी इस सेंसर की और यह कितना प्रैक्टिकल हो सकता है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नवीन पिरशाली साहब जुड़े हैं, और वहीं बतौर पर्यावरणविद हमारे साथ जगदीश बावला साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत जगदीश बावला साहब आप ही से करते हैं। एक्सपर्ट आप हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। ऐसे में ये सेंसर की जो बात की जा रही है सर, कि सेंसर लगाने से ही पहले ये सारी हरकतें पता चल जाएगा, कितना लेवल बढ़ेगा या ग्लेशियर टूटेगा, क्या होगा, ये तो बेहतर आप ही बता पाएंगे। सैटेलाइट में भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी दे दी है। अब हम जैसे पर्यावरण में मौसम का आकलन कर लेते हैं कि कब मौसम बदलने वाला है, कब बारिश होने वाली है, क्या उसका सेम रिजल्टेंट इस सेंसर वगैरह के माध्यम से इस स्टडी में भी आ सकता है? कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना फिजिबल होगा? लोगों के मन में तो सबसे पहले यह सवाल है कि क्या कुदरत के उस छोर को भी या उस राज को भी हम समझ जान पाएंगे जो इससे अभी तक पूरी दुनिया या संभवतः भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो अवगत नहीं है। इसमें जो है थोड़ा सा ये है कि जैसे आपने बताया अभी, पहले भी इस तरह की बहुत सारी स्कीमें होती रही जी, और उसके जो रिजल्ट आते थे वो 100% कभी नहीं आए। पहले आनंद शर्मा जी यहाँ पर थे, आपके जो हमारे मौसम विभाग के प्रभारी, जब भी उन्होंने कोई जानकारी दी तो एकदम सटीक बैठती थी कि भाई शाम को इतने बजे बारिश आएगी या मौसम खराब होगा या जो भी होगा। हाँ। लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन बढ़ने के बावजूद जब भी कहा जाता है कि साहब कल बारिश होगी, डीएम साहब अपना छुट्टी कर देते, बच्चों के बच्चे अपने घर चले आते कि भाई कल को बारिश मौसम खराब रहेगा इसलिए जो छुट्टी करते, लेकिन पता लगा कल तो अगले दिन आराम खिल रही है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, बढ़ने के बावजूद जो सटीक रिपोर्ट आनी चाहिए तो वो नहीं आ पाती। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे एसपी मल्होत्रा साहब, LIC के बहुत बड़े अधिकारी थे, और वो अक्सर मेरे लिए पेड़ तैयार किया करते थे, घर पे पौधे तैयार करते थे। हाँ। तो वो कहते थे उत्तराखंड के बारे में, जबकि थोड़ी सी कड़वी बात है, वो कहते थे कि साहब ऐसा है कि बातें करते बड़ी बड़ी करते सड़ी सड़ी। हाँ। तो मुझे वो बातें याद आती है उस समय कि हम जो जितनी बड़ी बातें हम करते हैं कि वो सटीक बैठनी चाहिए। हाँ। मतलब वो 100% जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। हाँ। तो थोड़ा सा ये कि भाई काम जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। अगर ऐसा हो जाए तो जो जिस तरह से आपदाएं आती है या जिस तरह से नुकसान होता है वो नहीं होगा। हाँ। लेकिन वो कहाँ तक सटीक बैठेगा ये भी देखने की बात है, क्योंकि हम लोग सिस्टम लगाने के बाद भूल जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, उसके लिए अगर अलर्ट रहे सब लोग। और जो दूसरी बात है कि जहाँ पर भी कुछ होने वाला है उसके आसपास के जो भी लोग हैं उन लोगों को साथ जोड़ने की बात है। अब हम लोगों ने क्या किया, जंगल जो बचते थे वो सब वहाँ के आसपास के जो लोग होते थे, गाँव के लोग होते थे, उनकी वजह से बचा करते थे। पहले 10 साल में कभी एक बार आग लगती, 15 साल में सुनते थे साहब आग लग गई और थोड़ी सी लगती थी, आग लगी बुझ जाया करती। अब जो साल भर में 3 बार आग लगती है, जबकि टेक्नोलॉजी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फैसिलिटी पहले गाड़ियां नहीं होती थी, बेचारे फॉरेस्ट गार्ड अपना घर से खाते रहते थे, अपना किसी के लोग लेके साइकिल से जाते थे, लेकिन फिर भी आगे कम लगती थी। लेकिन अब वर्तमान में सब टेक्नोलॉजी है, गाड़ियां है, व्यवस्था है, पेमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है। कहने बात करें कि जो भी टेक्नोलॉजी नहीं अपना हम लोग अख्तियार करते हैं, लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जापान है, जापान हमसे करीब नहीं भी होगा तो मैं समझता करीब 300 साल आगे अपना काम करता है, और वो टेक्नोलॉजी हमको 300 साल के बाद वहाँ जाके पहुंचेगी। सही बात। तो क्या हम जापान से इतना ज्यादा पिछड़े हुए हैं कि वहाँ भूकंप आते हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो सब लोग उसका एडजस्ट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ भूकंप आता है तो अगले दिन पता लगा कि साहब 10 मंजिला बिल्डिंग साफ हो गई, ये हो क्या हो। अगर हम पहले से ये सोच के रखें कि भाई इतनी ऊंची बिल्डिंगें नहीं बनानी,
बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर 3 मंजिल के ऊपर बनता ही नहीं है। लेकिन क्या है कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग, जैसे आप जो है डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हो रहा है मैं तो समझ ले रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में करीब 207 से 208 कंट्री हैं और 208 कंट्री में से मात्र 12-13 कंट्री ऐसे हैं कि जो विकसित हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं पूरी तरह। तो 208 में से 12-13 कंट्री तक डेवलप हैं, बाकी सब जो है उसकी लाइन में लगे हैं, साथ विकासशील बने हुए हैं। अब विकास कब होगा कुछ कह नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है ठीक कह रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका जो है काम होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और मैं इसलिए सरकार को बधाई देता हूँ, सरकार कुछ करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन जो नीचे फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी एक्टिव होने की जरूरत होगी कि वो लोग अपना ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जगदीश साहब आप। नहीं बहुत नहीं, सही कह रहे हैं सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई। अब देखिए नवीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन साहब देखिए, मंशा के ऊपर कोई सवाल नहीं है, नीयत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सर एक इसमें ना विरोधाभास भी है। देखिए आप टेक्नोलॉजी का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन वो सहारा लेने के लिए भी आप ही खुद अपने आप को विवश कर रहे हैं। सुरंगों का निर्माण जिस गति से हो रहा है, जिस गति से, वो एक विकास का कारक है, वो ठीक है, अच्छी बात है। जिस हिसाब से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अवैध खनन को खूब लेकर उत्तराखंड में चर्चा हो रही है, ये सारी चीज जो हो रही है सर, ये भी तो एक कारक है ग्लेशियर्स के अस्थिर होने में या पर्यावरण को इधर से उधर होने में। तो ये वैसा नहीं है कि हम एक तरफ कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं और एक तरफ पेड़ लगाने की भी बात कर रहे हैं। क्या इन सारी चीजों से विकास के नाम पर थोड़ा सा, जितना संभव हो सके, नहीं बचा जा सकता है, ताकि इन सारी चीजों को हमें इस ओर बढ़ना ही ना पड़े? जी कुणाल जी, आपने बहुत अच्छा कहा और मैं अभी जो विशेषज्ञ हैं उनको भी सुन रहा था और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत साफ तरीके से रखी कि और टेक्नोलॉजी में कौन कितना आगे है, हम क्यों पिछड़ रहे हैं, इन सब बातों पर आपके चैनल पर चर्चा चल रही है और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। आपने भी प्रश्न बहुत अच्छा उठाया कि क्या पर्यावरण और जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से पूरा विश्व इस वक्त जूझ रहा है, उसका वैज्ञानिक विकास नहीं कर सकते हैं? मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, ये वैज्ञानिक विकास हो सकता है। मानव जीवन के लिए दोनों ही चीजें जरूरी है, विकास भी जरूरी है तो प्रकृति की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण भी बहुत जरूरी है। तो इस बीच, इन दोनों के बीच में तालमेल जो बैठाने का काम कर सकती है वो भी सरकार ही कर सकती है और सरकार के दिशा निर्देश पर पूरी मशीनरी काम करती है और सरकार के मंशा पर ही फिर जनता भी उस पर सहभागिता करती है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और राज्य सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, दोनों ही सरकार है और दोनों ही सरकारों के मुखिया जो है पर्यावरण संरक्षण और इस आपदा प्रबंधन को लेकर बहुत ही प्रतिबद्ध हैं। और मैं समझता हूं कि जो ये डिसीजन लिया गया है कि आप देख सकते हैं हमारा पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र जो है पूरा संवेदनशील क्षेत्र है और कई बार हमने आपदाओं को देखा है और उससे भारी जान माल का नुकसान भी यहाँ पर होता है। तो उससे जन सुरक्षा कैसे हो सके, इस पर सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। सरकार ने उस पर चिंतन किया है और उस चिंतन की एक रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भेजी गई है कि हम कैसे इन जो ग्लेशियर वाली जो झीलें हैं, लेक्स हैं, उन पर सेंसर लगाकर कैसे उस जन सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, कैसे उस क्षेत्र को सशक्तिकरण कर सकते हैं और कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो संवेदनशील झीलें हैं, चाहे पिथौरागढ़ की हो, चाहे गंगोत्री की आगे की हो, इनके अध्ययन के निर्णय के साथ साथ जो सेंसर इंस्टॉलेशन की बात सरकार ने कही है, मैं समझता हूं कि वो आने वाले समय में एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी सरकार की और समाज की मदद करेगी, बल्कि जन सुरक्षा को भी बढ़ाने का एक अचूक प्रबंधन ये रहेगा। और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा निर्णय सरकार द्वारा लिया जा रहा है और सरकारें कई आई कई गई, लेकिन जो सरकार इस वक्त सोच रही है, जिस दिशा में इस राज्य को, इस देश को ले जाने की सोच रही है, मैं समझता हूं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस पूरे उसमें हो रहा है। नहीं ठीक है, लोगों को यदि सहूलियत हो तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। जगदीश साहब, अभी हालिया दिनों की बात है, कुछ वक्त पहले की, जब एक भीषण अर्थक्वेक आया और उसने पूरे साउथ एशिया, जिनमें थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है, इनको झकझोर कर रख दिया सर। वहां पर भी तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भूकंप रोधी मकान बनाए गए थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पर्यावरण के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। आखिर जो हश्र हुआ वह सबने देखा। प्रयास बहुत अच्छा है, माना जा सकता है सरकार का, लेकिन क्या रिजल्टेंट इसका उतना ही बेहतर आ सकता है? आप इसे कितना प्रैक्टिकल देखते समझते हैं सर कि सेंसर लगा देने से हम ये सारी चीजें असेस कर पाएंगे और
जिस तरह से उत्तराखंड की वो जो टेरेन है वो अपने आप में काफी डिफिकल्ट है। हमने देखा है कि किस तरह इस बारे में चर्चा भी हो रखी थी काफी समय से कि जब वो बाढ़ आती है और किस तरह से उस पूरे एरिया को अपने जद में लेती है। तो क्या इस दिशा में सरकार जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही है, प्रैक्टिकली भी क्या उतना ही संभव हो पाएगा या इसमें किंतु परंतु है? ऐसा ना, सरकारें अपनी तरफ से प्रयास पूरा करती है, सब कुछ करती है। हाँ। लेकिन जो फील्ड में उस समय जो लोग मौजूद हैं, जिनकी ये है कि देखभाल करने की हमारे इलाके में क्या होने वाला है। हाँ। मान लीजिए सफाई कर्मचारी है। हाँ। उसका उसकी ड्यूटी बनती है कि जिस इलाके में उसकी ड्यूटी लगी वो अपना देखभाल करे कि भाई यहाँ गंदगी कहाँ का है कहाँ नहीं। लेकिन आज की डेट में कोई भी फील्ड में जाने को तैयार नहीं है जब तक वहाँ के लोकल के लोग अपना शिकायत नहीं करेंगे। साथ ही हमारे यहाँ बहुत गंदगी पर सफाई नहीं होती, सब काम होता है। ऐसी सेम उसमें भी है। अगर मेरी ड्यूटी बनती है कि यहाँ पर आपदा आने वाली है और आपका निराकरण करना है, तो मैं पहले से सचेत तो नहीं होता हूँ, क्योंकि हर चीज का छोटे मोटे जानवर, अभी मुझे देख करके बड़ा दुख हुआ कि मध्य प्रदेश में पूरा जंगल का जंगल कट रहा है और हिरणों को रोते हुए देखा मैंने वहां। मतलब इस बुरी तरह रो रहे थे कि मतलब मेरे भी आंसू आ गए कि भाई उनको लग रहा है कि हमारा जंगल कट रहा है, हम अब कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन आदमी जो है उस जानवर से भी बदतर सोचता हो गया वर्तमान में, सिर्फ अपना फायदा देखता है, कहाँ से मुझे पैसा मिलने वाला, कहाँ से मेरा प्रॉफिट होने वाला है। दुनिया जाए भाड़ में, प्रकृति जाए भाड़ में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि जिस आदमी को जो ड्यूटी मिली, अगर वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से करे, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी योजना नहीं जो सफल ना हो। और जापान का मैंने नाम दिया आपको, उसके अलावा फ्रांस चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहां पर जितनी योजनाएं हैं, बल्कि मैं बताऊँ आपको 26 को बताया तो 12-13 वहां के लोग देश के प्रति समर्पित होते हैं। वो देश को अपने घर से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा महत्व देते। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि हम लोग अपने को महत्व देते, अपने परिवार को महत्व देते, बल्कि परिवार के साथ भी अब हमारा क्या तालमेल हो गया, वो हो गया एक कॉन्टेक्ट हो गया कि भाई मेरी पत्नी है, पत्नी ने मेरी सेवा करनी है और मेरे को पत्नी की देखभाल करनी है, मेरे बच्चे की देखभाल करनी। क्यों? बच्चे बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेंगे। जबकि अब सब उल्टा हो गया। बच्चे भी सोचते हैं कि भाई ठीक है, पापा की ड्यूटी बनती है, हमें पढ़ाना लिखाना है, उसके बाद हमारी ड्यूटी क्या है वो सब भूल जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य जहाँ पर जो आदमी जितनी ड्यूटी में है, अगर वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से करेगा तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही अधिकारी है। हाँ। वो कभी ध्यान नहीं देता कि मेरे नीचे जो लोग हैं वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अपनी फील्ड में अगर हर आदमी ठीक से काम करे तो मैं आप गए हैं ये से ही बचा जा सकता है। इसके अलावा जितना भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर ये इसको प्रॉपर तरीके से हर आदमी ये अपनी ड्यूटी समझ करके उसका अगर अमल करेगा तो तभी जाके मैं सोचता हूँ इसका फल रिजल्ट सही आएगा। ठीक कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील और सजग होना भी सबसे बड़ी जरूरत है, उसके बिना कुछ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सर। देखिए, बात सिर्फ सेंसर तक सिमट कर नहीं रह सकती, बात है कि उसकी यूटिलिटी या फिर उस पूरे पर्सपेक्टिव में आप देखिएगा तो हम पूरे पर्यावरण को लेकर के ही बात करने लग जाते हैं। वही होता भी है इस टॉपिक को लेकर के। लेकिन आपको लगता है सर कि डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट? जिस ओर जिक्र किया जगदीश साहब ने कि वो उन्होंने मध्य प्रदेश में एक हिरण को रोते हुए देखा क्योंकि जंगल कट रहे हैं, ये अपने आप में किसी भी आम इंसान को झकझोर कर रख सकता है सर। क्या सरकारें विकास के उस पैमाने पर नहीं चल सकती है जहां पर इंसान, जानवर और ये पूरी जो इकोलॉजी है वो उसी हिसाब से चलती और बढ़ती जाए जैसे चलती बढ़ती रही है? क्या इंसान इतना ग्रीडी हो गया कि अब उसे अपने अलावा कुछ भी नहीं सोचता समझता है? और क्या यह जो एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी उस पर भी अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कि आप तो अच्छे अच्छे प्लान बना दीजिएगा, आप तो योजनाएं बना करके लागू भी कर दीजिएगा, लेकिन जिनको करना है, जो फील्ड पर अफसर हैं, वही सेंसिटाइज नहीं हो पाएंगे सर, तो आपके पूरे प्लान की क्या ही अहमियत रह जाएगी? नवीन सर। बिल्कुल कुणाल जी, आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि देखिए कोई भी काम केवल इंसानी जरूरतों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सभी रहते हैं और प्रकृति सभी की है। तो इसलिए तो हम सभी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसमें सभी प्राणी मात्र को देखा जाता है और ये कोशिश की जाती है। क्योंकि जैसे अभी जगदीश जी ने जिक्र किया, मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि जब जंगल कट रहे हैं तो हिरण रो रहे हैं, और एक मार्मिक दृश्य है, वास्तव में किसी भी इंसान को झकझोरने वाला है। और मैं समझता हूं कि वो भी बेजुबान जानवर हैं, और जब आंख से आंसू निकल रहे हैं तो उनका साफ है कि जिस प्रकार से अगर हमारा घर कभी उजड़ता है
तो उस वक्त हमें क्या पीड़ा होगी, वो जानवर को भी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी आत्मा है, उसमें भी सेंस है। तो मैं समझता हूं कि सरकारों को जरूर इस तरह से ध्यान देना चाहिए, और हमारी सरकार इस तरह से दे भी रही है। लेकिन मैंने कहा कि जिस प्रकार से आधुनिक युग में विकास जरूरी है, दूर दराज के लोगों में जहां लोग रहते हैं उन पहाड़ों पर, वहां पर सड़कें नहीं, और सड़कें भी बनानी है, उनको सुविधा भी देनी है, बिजली पानी भी वहां पर देना है, और उनकी सुरक्षा भी वहां पर करनी है। तो जगदीश जी ने एक बात कही थी कि ड्यूटीज की बात कही थी, कर्तव्य परायणता की। सरकार ने बोल तो दिया, सरकार कर तो लेगी, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी है, जो ड्यूटी पर रहेगा, वो अपने कर्तव्य का कितना निर्वहन करता है, उस पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जन जागरण अभियान भी साथ साथ चलता रहता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति, उन्होंने ये भी बात कही थी कि जैसे जापान का उदाहरण लिया था कि वहां लोग अपने परिवार को छोड़कर देश के प्रति सोचते हैं, तो यही हमारी सरकार भी, अगर आप देखते हैं नरेंद्र मोदी जी का हमेशा एक ही मिशन रहता है कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और लास्ट में मैं। तो इस प्रकार से जो एक ऑर्डर है, जो जिम्मेदारी का, उसमें हम समझते हैं कि राष्ट्र सर्वप्रथम होता है, और राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी लोग बराबरी की भावना, एकात्मवाद की जो भावना है, उसके साथ आगे बढ़े, सभी के लिए सही हो, इस भावना से सरकार काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि अगर उसमें कर्तव्य परायणता में किसी कमी भी आती है तो सरकार उसको दंडित भी कर रही है, और आगे भी करती रहेगी। एक नियम धीरे धीरे और कठोर होते जाएंगे, और जब तक राष्ट्रीयता की भावना हर एक जो नागरिक है उसके मन में ना आ जाए, तब तक मैं समझता हूं कि ये मिशन जारी रहना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से, प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं यही गुजारिश सभी आपके दर्शकों को भी करूंगा कि हमारे अंदर, क्योंकि मुझे भी मौका मिला कई बार बाहर रहने का, मैं अमेरिका, यूरोप में कुछ टाइम नौकरी के सिलसिले में रहा, तो मैं देखता था वहां पर जो भावना है, जो सिस्टम है, वो काफी मजबूत है। और अब उसी सिस्टम की बात अब जाकर कहीं हमारे देश में हो रही है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही बड़ा परिवर्तन आएगा, काफी परिवर्तन आ चुका है, और धीरे धीरे हम उस विकास की ऊंचाइयों को छुएंगे, और जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का, उस लक्ष्य के लिए सभी मिलकर बढ़ेंगे, और उसके लिए विकास भी जरूरी है, और जलवायु संरक्षण भी बहुत जरूरी है। कुणाल जी, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, नहीं बिल्कुल सर, सबको समझना भी चाहिए। सर जगदीश सर, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे। देखिए, हम बात अपने देश में रहते हैं, बाकी देशों की इसलिए करते हैं क्योंकि हम आदर्श लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि हम उस योग्य बन सकें और बढ़ सकें। सोच तो हमारी वैसी है, लेकिन क्या उस ह्यूमन इंडेक्स में, उस बिहेवियरल पैटर्न में हम उतने सजग नहीं हो पाए हैं कि हम उस मुकाम को हासिल कर पाए? और यदि नहीं, तो फिर लोगों को क्या ही करना चाहिए, और सोचने का पैमाना कैसा होना चाहिए सर? देखो, ऐसा पुराना जो हमारा समाज था ना, हमारे जो हमारे माता पिता, दादा दादी, उस जमाने हमने देखा है कि आम समाज से प्रशासन का और शासन का सीधा लिंक होता था। वर्तमान में शासन प्रशासन आम आदमी से बहुत दूर हो चुका है। आम आदमी की वहां तक पहुंच ही नहीं है। तो जब तक हम अब जिस आम आदमी के लिए हम सारे काम कर रहे हैं, सारे विकास की बातें कर रहे हैं, जब तक उससे हमारा लिंक नहीं होगा, तो हमें क्या पता विकास हो गया या नहीं हो रहा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ जो है आखिर में बात ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी की पकड़ समाज तक, शासन तक और प्रशासन तक होनी चाहिए। ठीक है, आप इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से डीएम साहब होते थे, उनको पता लगता था कि साहब फला जगह ऐसा नुकसान हो गया, तो खुद जाके पूछा, अरे माता जी आपके साथ ऐसा हुआ था, क्या हुआ आपका? उसका कुछ नहीं हुआ था। अब यह है कि उन्होंने साहब हफ्ते में एक दिन मिलेंगे और उस दिन अपना जाए, काम हुआ नहीं हुआ, वो फाइल कहाँ गई, कुछ पता नहीं लगता। एब्सोल्युटली पहले एक पोस्ट कार्ड आप डाल दीजिए दिल्ली में या लखनऊ में, उसका सारा जवाब आता था, पूरा होता था, साइड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं। आम आदमी से शासन प्रशासन का जब तक नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, तब तक ये बातें सब जो है ताजगी भरी रह जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो प्रॉपर तरीके से, उसके लिए उनसे लगाव बनाना भी बहुत जरूरी है। और ठीक कह रहे हैं आप, ताली दोनों हाथ से ही तो बजेगी। आम नागरिक और प्रशासन दोनों जब साथ मिलकर काम करेंगे, तभी विकास की राह पर हम बढ़ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। तो देखिए, तमाम वादे और दावे अपने जगह, लेकिन क्या सिस्टम उस हिसाब से इतना पुख्ता है? क्या कोऑर्डिनेशन प्रशासन और जनता के बीच उतना है कि ये सारी चीजों को समय रहते ही भांप लिया जाए और आगे की स्थिति को बेहतर किया जाए? यही सबसे बड़ा सवाल है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।